टॉपिक है परासरण, परासरण दाब। और परासरण दाब मापने की एक विधि है, बर्कले-हार्टले विधि। सबसे पहले समझेंगे कि परासरण होता क्या है, तो परासरण का दाब क्या होता है, उस दाब का मापन कैसे करते हैं। मापने की एक विधि जो कक्षा 12वीं में है, वो बर्कले-हार्टले की विधि है। सबसे पहले अपन समझते हैं परासरण होता क्या है। परासरण से संबंधित एक टॉपिक और इसके विपरीत भाव में चलता है, वो होता है विसरण। ये कक्षा 9वीं 10वीं से पढ़ाया जाता है। तो परासरण और विसरण, परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है अंग्रेजी भाषा में, और विसरण डिफ्यूजन कहलाता है। परासरण में एक क्रिया होती है सांद्रता के आधार पे। दो भाग होते हैं, एक कम सांद्रता वाला क्षेत्र और एक होता है उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र। अर्थात सांद्रता के आधार पर दो भाग बना लिए जाते हैं, एक कम और एक अधिक सांद्रता। अब इसमें बीच में एक झिल्ली कार्य करती है, तो मेम्ब्रेन बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। और झिल्ली तीन प्रकार की होती है, पारगम्य, अर्धपारगम्य और अपारगम्य। तो ये जो झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अपने परासरण की क्रिया में उपयोग में लाई जाती है। कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं और प्रकृति प्रदत्त भी होती है। अब झिल्ली होती क्या है, झिल्ली एक पतली सी फिल्म होती है, जैसे पन्नी होती है या प्याज के छिलके को निकालने के बाद एक पतली लेयर मिलती है अंदर, उसके स्वरूप जैसी झिल्ली होती है मेम्ब्रेन। पारगम्य अपारगम्य के बीच में आती है अर्धपारगम्य। अब प्रश्न ये होता है कि पारगम्य और अपारगम्य होती क्या है। तो ये टॉपिक जो है वो विलयन से संबंधित है, और विलयन के दो घटक होते हैं, अपन ने पढ़ा था, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो इन दोनों के आने जाने के आधार पे झिल्ली तीन प्रकार की होती है। यदि अपन उसको, जैसे छन्नी होती है, छन्नी में से विलयन को छाने तो उसमें से विलेय और विलायक दो ही निकल जाए तो वो पारगम्य झिल्ली कहलाती है, और दो ही ना निकल पाए तो वो अपारगम्य कहलाती है। और यदि विलेय और विलायक में से एक के निकल जाए और एक के रुक जाए तो वो कहलाती है अर्धपारगम्य। और इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसमें विलायक के निकल जाते हैं और विलेय के कण रुक जाते हैं। तो परासरण जो है वो क्रिया कम सांद्रता वाले क्षेत्र और अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होती है। कम सांद्रता वाले क्षेत्र से शुद्ध विलायक के कण कहां आ जाते हैं, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। काय के माध्यम से, झिल्ली के माध्यम से। और झिल्ली कौन सी, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इसके पॉइंट अपन जमा परिभाषा के दो तीन पॉइंट बनते हैं। एक तो सांद्रता वाला की दो सांद्रताएं आवश्यक है, एक कम और एक अधिक। तो आपको याद रखना है सांद्रता, फिर एक कम और एक अधिक, ध्यान रखना है। दूसरा आपको याद रखना है झिल्ली की आवश्यकता होती है, और झिल्ली भी कौन सी, अर्धपारगम्य। क्लियर। तो परिभाषा में इन दो घटकों का समावेश करके परिभाषा लिखते हैं। परासरण किसे कहते हैं, दो अंक में। वह क्रिया जिसमें शुद्ध विलायक या विलायक के कण कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अभिगमन करते हैं, परासरण की क्रिया कहलाती है, परासरण क्रिया कहलाती है। अंग्रेजी भाषा में ऑस्मोसिस कहते हैं। तो परासरण क्या है, परासरण की क्रिया दो अंक में कैसे आते हैं ये क्लियर हो गया। परासरण का संबंध विलयन से है, और विलयन के दो घटक विलेय और विलायक है। इनके आधार पर अपन झिल्लियों को समझते हैं, सांद्रता को समझते हैं। सांद्रता मतलब अपनी भाषा में कहलाता है विलयन का गाढ़ापन। जो ज्यादा अधिक गाढ़ा विलयन होता है वो उच्च सांद्रता वाला कहलाता है, जो कम गाढ़ा होता है वो कम सांद्र कहलाता है। अब परासरण होने के बाद अगला घटक जो परासरण से जुड़ा है वो है परासरण का दाब। अगला टॉपिक है कि परासरण दाब होता क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं इसको।
परासरण की क्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखें इसके पहले। यदि अपन एक पेट्री डिश में या अपन गिल जाम या बाउल में कछु किशमिशें डाल देंगे और फिर रात भर पानी में डली देंगे, तो सुबह 8-10 घंटे के उपरांत जब अपन इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या पाते हैं कि ये स्थिग्ध हो जाती है। स्थिग्ध मतलब ये थोड़ी सी फूल जाती है, ऐसे यहाँ श्रिंक रहती है, सिकड़ी हुई रहती है। जैसे ही इन्हें 8-10 घंटे जल के संपर्क में रखते हैं तो ये स्थिग्ध हो जाती है, मतलब फूल जाती है। ये परासरण कहलाता है। अब परासरण की क्रिया के संपर्क में या संबंधित एक दाब है, वो परासरण दाब है, वो इसके आधार पर समझे। किशमिश की पतली लेयर इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है और शुद्ध विलायक के कण इसके अंदर चले जाते हैं। एक घटना और इसी के साथ घटित होगी यदि अपन इन किशमिश को उच्च सांद्रता नमक के विलयन में डाल दें। जो नमक को विलयन और किशमिश रात भर डली नहीं विलयन में फूली बात सब ये चीजों की तो श्रिंक हो जाती, श्रिंक काय हो जाती। कैसे अब किशमिश के अंदर जो पानी में तो वो बाहर नमक के विलयन में आती। ऐसे किशमिश से ज्यादा सांद्रता नमक के विलयन की है, तो किशमिश के अंदर रहते शुद्ध पानी में धरी किशमिश तो ये फूल गई, नमक के विलयन में धरी जो की तो अब दो प्रकार की घटना घटी। एक परासरण में फूल गई थी तो का दूसरों भी परासरण का है, ये सोने का है। ईको परासरण के हैं, ईको भी के हैं, लेकिन इनके नाम नए हो गए। यो कही जाते हैं अंतः परासरण और यो कही जाते हैं बहिर परासरण, दो परासरण। अब परासरण की क्रिया के संबंध में जो दाब है वो क्या है? वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है वह कहलाता है परासरण दाब। वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है। प्रश्न की द्रव स्थैतिक क्या है? द्रव की स्थिति पर या द्रव की सतह पर आरोपित करने के बाद क्रिया को रोका जाता है, तो वो परासरण दाब है। अब परासरण दाब को मापते कैसे हैं उसके लिए एक विधि है, वो है बर्कले हार्टले विधि। सबसे पहले हमने समझा परासरण क्या है, फिर समझा परासरण दाब क्या है, और अब समझते हैं परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। ये व्यक्तियों के नाम से जाने जाते हैं। इस विधि में एक चित्र होता है, कुछ सावधानियां होती हैं और विधि का वर्णन होता है। 3-4 बिंदु होते हैं, परीक्षा में अलग अलग बिंदु पूछे जाते हैं। जैसे एक चित्र है जिसको सचित्र कहते हैं, सचित्र वर्णन, फिर एक होती है विधि, फिर एक होती है सावधानी। 3 चरण है इसके, कोई 2 चरण आते हैं, चित्र और विधि आती है, चित्र और सावधानी आती है। सबसे पहले अपन एक चित्र बनाए। इस विधि में एक सरंध्र पात्र होता है इस तरीके से, इस सरंध्र पात्र मतलब ऐसे पोरस होता है, इसमें सरंध्र होते हैं, रंध्र वाले छिद्र होते हैं। इसमें विद्युत विधि द्वारा एक कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जैसे माजन लगा दे, और इसको एक बेलनाकार बर्तन में चित्र अनुसार स्थिर कर दिया जाता है इस पात्र को। इसमें ऊपर की ओर एक पिस्टन लगा होता है और यहाँ एक दाब मापक यंत्र लगा होता है। यहाँ एक पतली नली लगी होती है और यहाँ पे लगी होती है एक केश नली जिसका संबंध निश्चय होता है, यहाँ लॉक लगे रहते हैं। इस तरीके से चित्र होता है। इसमें भर दिया जाता है विलयन, इसमें भरा होता है विलायक या शुद्ध विलायक या जल। तो ये चित्र है, इसमें ये सरंध्र पात्र है, ये बेलनाकार एक बर्तन है, ये पतली नली है, ये केश नली है, ये दाब मापी है और ये पिस्टन है। विलयन भर देते हैं, इसमें विलायक भर देते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ इसमें ये इंडिकेटर होता है, जल का तल नोट करते हैं कि कहां तक जल है। कुछ समय बाद शुद्ध विलायक के कण कम सांद्रता वाले क्षेत्र से विलयन में आने लगते हैं। तो जब इसमें से विलायक के कण जल में विलयन में आते हैं तो ये जो तल है ये नीचे की ओर आ जाता है यहाँ। इससे ये पता चल जाता है कि परासरण की क्रिया हो रही है। अब पिस्टन से विलयन पे एक दाब लगाते हैं। दाब का मेजरमेंट करने के बाद निष्कर्ष मिलता है कुछ समय बाद ये क्रिया रुक जाती है, अब यहां इससे नीचे नहीं जाता। और यदि वही दाब लगातार आरोपित रहे
तो ये तल अपनी प्रारंभिक ऊंचाई पे वापस पहुंच जाता है। इसको नाप लेते हैं और वही दाब कहलाता है परासरण दाब। अब इसकी डेफिनेशन जब हम चित्र का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले चित्र बनाना सीखते हैं, फिर उसकी पॉइंट लिखते हैं, पॉइंटों को डॉट लगा के लिखते हैं और फिर पैराग्राफ में अरेंज कर देते हैं परीक्षा में। एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली झिल्ली जमा दी जाती है जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। इस सरंध्र पात्र को बेलनाकार बर्तन में बेलन जैसे इस चित्र अनुसार समायोजित कर देते हैं। इसमें एक दाब मापक यंत्र और पिस्टन लगा होता है, एक साइड पतली नली और एक साइड केश नली लगी होती है। बेलनाकार बर्तन में विलयन भर दिया जाता है, सरंध्र पात्र में विलायक रहता है। अभिक्रिया होती है, तल गिर जाता है, दाब आरोपित करते हैं, वापस आ जाता है और इसे माप लिया जाता है। यही परासरण दाब होता है। तो चित्र हो गया और ये विधि हो गई। अब सावधानियां जो होती हैं इसमें ये रहता है कि हमें, चूंकि उपकरण पूरा कांच से संबंधित भी होता है, सांद्रता भी संबंधित होता है, तो सांद्रता यहाँ परिवर्तित होनी चाहिए, चित्रानुसार समायोजित होना चाहिए, झिल्ली प्रॉपर अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करना चाहिए। ऐसी कुछ सावधानियां होती हैं जो कि लैब में जाते समय रखी जाती हैं, वही सावधानियां इसमें कार्य करती हैं। आज अपन ने पढ़ा परासरण, परासरण दाब और परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। परासरण 2 अंक में आता है, परासरण दाब भी 2 अंक में आता है, 3 या 4 अंक में आती परासरण दाब मापने की विधि। तो परासरण दाब मापने की विधि का 3 भागों में विभाजन होता है। चित्र भी पूछते हैं, सावधानी भी पूछते हैं, विधि का वर्णन भी पूछते हैं। 4 अंक में पूछ सकते हैं। नमस्कार।